नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज का आज हमारी एक तीसरे नंबर की क्लास होगी। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास करा चुका हूं। अगर आपने वो 2 क्लास अभी तक नहीं देखी हैं, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है वर्दी आजकल 24। आप जाकर विजिट करो और ये 2 क्लास आप देख सकते हो। इससे अलावा यूपीएसआई के जो पीवाईक्यू हैं, कब से 1991 से 2021 तक मैथ के, यानी मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं जो यूपी सब इंस्पेक्टर में पूछे हैं 1991 से 2021 तक, उसकी भी सीरीज इसी प्लेटफॉर्म पर चल रही है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आज हम अपनी क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 का आज मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 1905, ऑप्शन नंबर 2 1901, ऑप्शन नंबर 3 1907 और ऑप्शन नंबर डी 1911। आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। 10 क्वेश्चन में आप अपना आंसर लगा लो और मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दिया करूंगा। फिर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगा लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 1905। 1905 में क्या है, जो उस समय का तत्कालीन वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी 1905 में। और उसने क्या कारण बताया? उसने कारण बताया कि अंग्रेजी कारण था प्रशासनिक असुविधा। उसने बताया कि बंगाल में प्रशासन सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर वास्तविक कारण की बात करूं, तो वास्तविक कारण था आपका धार्मिक विभाजन। धार्मिक विभाजन। वास्तव में लॉर्ड कर्जन जो है, वो धर्म के आधार पे विभाजन करना चाहता था। आपको पता है पश्चिम बंगाल में जो है, सॉरी पूरे बांग्लादेश में या बंगाल में, ये जो पूर्वी बंगाल है, इसमें आपका मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और जो आपका पश्चिम बंगाल है, इसमें आपका हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो इसी का फायदा उठाकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। और ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? तो इसकी घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को। देखो, अभी घोषणा की है, अभी बंगाल का विभाजन नहीं हुआ है। जैसे ही लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा करता है, तो इसके लिए एक आंदोलन स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 7 अगस्त 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को ये आंदोलन कहां से स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है आपका कलकत्ता से। कलकत्ता में टाउन हॉल से ये आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लेकिन बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो बंगाल विभाजन प्रभावी होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 को। यानी 16 अक्टूबर 1905 यह वह डेट है जब आपके बंगाल का पूर्ण तरीके से विभाजन हो जाता है। जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, कब? 16 अक्टूबर 1905 को जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ, इस दिन को शोक दिवस, कौन सा दिवस? शोक दिवस, या इसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस। और ये किसके कहने पे बनाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने से 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस और शोक दिवस मनाया गया। इसी में क्या हुआ? इसी में आपका जो है, जो आंदोलन चलाया जा रहा था जिसका नाम था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ये कब चला था? ये मैं आपको बता चुका हूं डेट, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को ये आंदोलन आपका चला था। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। ये आंदोलन किसके लिए चला था? जिस दिन लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा कर देता है। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है, ये पूरे देश में फैल गया। पूरे देश में। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता तक के सीमित रहा क्या? तो भाई नहीं, ये पूरे देश में फैल गया। अब इस आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया? तो इस आंदोलन में आपका जो किसान थे, किसान और जो आपके मुस्लिम थे, मुस्लिम। किसान और मुस्लिम ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहली बार महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। किसने? पहली बार महिलाओं ने, पहली बार। ठीक है। लेकिन अभी कांग्रेस का इसमें क्या हाथ था, या इसमें कांग्रेस का क्या दायित्व था? आपको पता है कि कोई भी आंदोलन तब व्यापक रूप लेता था जब इसमें कांग्रेस हस्तक्षेप करती थी। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को कांग्रेस का अनुमोदन मिलता है इसके बनारस अधिवेशन में। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, बनारस का अधिवेशन, जो कि बनारस में हुआ था कब? 1905 में। और इसकी अध्यक्षता जो की थी, वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। और जैसे ही कांग्रेस के मंच से
स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को एक रूप मिल गया, तो इतनी तेजी से ये आंदोलन फैला, यहाँ तक कि साउथ तक भी ये आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से फैल पाया। और इस आंदोलन को वापस कब लिया गया? तो इस आंदोलन को वापस लिया गया 1911 में, यानी बंगाल विभाजन जो है 1911 में आपका रद्द कर दिया गया। और उस समय का जो वायसराय था कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। अब जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें कौन कौन से आ गए? आपको पता है, इधर आपका पूर्वी बंगाल है और इधर आपका पश्चिम बंगाल है। पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र आए थे, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, असम, ढाका और आपका चटगांव। चटगांव। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? खुद पश्चिम बंगाल, आपका बिहार और आपका उड़ीसा। तो ये पूरी कहानी आपके समक्ष थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूं, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये आप थोड़ा सा मैप देखिए। जो ये आप मैप देख रहे हो, ये है आपका ईस्टर्न बंगाल एंड असम। और ये जो है आपका, ये है आपका पश्चिम बंगाल। आप देखोगे इसमें क्या-क्या है, तो आप खुद देख पा रहे होंगे, इस पूर्वी बंगाल में आप असम भी देख पा रहे होंगे, आप ढाका भी देख पा रहे होंगे, आप चटगांव भी देख पा रहे होंगे, ठीक है? इधर जो पश्चिम बंगाल है, इसमें क्या आपका बिहार आप देख पा रहे होंगे, और आपका बंगाल कौन-सा बंगाल? पश्चिम बंगाल भी देख पा रहे होंगे, ओडिशा भी आप देख पा रहे होंगे। यानी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में कि बंगाल विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल में निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र नहीं था या कौन-सा क्षेत्र था? आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन कब अस्तित्व में आया? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल तांबे के सिक्के जारी किए गए थे? ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन 4 हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या कुली कुतुब शाह। आई होप आपने अब अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या है, इसने तांबे के सिक्के जारी किए, जिसे क्या कहा गया? तांबे का जीतल। और इल्तुतमिश ने ही आपके जो है तांबे का जीतल और चांदी का टका, इसने दो प्रकार की ये मुद्राएं जारी की, चांदी का टका और तांबे का जीतल। प्लस इसने तुर्कान ए चेहलगानी का गठन किया। यानी इसमें क्या है, वे 40 लोग होते थे जो अमीर लोग होते थे, तुर्कान ए चेहलगानी। और इस तुर्कान ए चेहलगानी का गठन बेशक बेशक आपके इल्तुतमिश ने किया हो, लेकिन लेकिन इसको खत्म कर देगा बलबन। बलबन जो है ये तुर्कान ए चेहलगानी का समाप्त कर देगा। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई? तो दिल्ली में बसाई। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर में बसाई, और आपका इल्तुतमिश जो है वो लाहौर से राजधानी दिल्ली लेके आ गया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को और आपके समक्ष चर्चा करना चाहता हूं। जैसे इल्तुतमिश को जो है, इल्तुतमिश 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 को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक बेशक आपका गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है, जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी किसको खरीदेगा? गौरी खरीदेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसे खरीदेगा? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को। तो यह गुलामों का भी गुलाम कहलाया कौन? इल्तुतमिश। दूसरा, इसने जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के। शुद्ध अरबी के सिक्के। और शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला यह पहला तुर्क सुल्तान था। पहला तुर्क सुल्तान। और आपको पता है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया। कुतुब मीनार का पूरा करवाया क्या? निर्माण। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी, इसकी राजधानी थी आपकी दिल्ली। और इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भी इसी की ही पुत्री थी। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रप्रदाई, भवभूति। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। मैं थोड़ा सा आपको हरिसेन के बारे में बता देना चाहता हूं। हरिसेन, हरिसेन ने क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, स्तंभ लेख लिखा। स्तंभ लेख।
और इस प्रयाग प्रशस्ति में इसने जो है गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास बताया। गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास। इसमें टोटल 33 खंड थे। राजनीतिक इतिहास। और ये हरिशयन किसका दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। और ये भारत का नेपोलियन किसने कहा इसे? वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ। दूसरा, इसने जो अपने सिक्के चलाए थे, सिक्के, सिक्के जो चलाए थे इसने, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया इसे। वीणा बजाते हुए। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के बिल्कुल फेवरेट होते हैं भाई। अब वापस से अपने उसी क्वेश्चन पाते हैं। देखो ये जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट के दरबारी कवि थे कौन? आपके हर्षवर्धन। सॉरी हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। चंद्रप्रदाय किसका दरबारी कवि था? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और भवभूति किसका दरबारी कवि था? तो यशोवर्मन। यशोवर्मन। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 4 राज्य हैं। अब मैं आपके समक्ष 4 ऑप्शन देता हूं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। मैं अभी आपको थोड़ा-सा म्यांमार का मैप दिखा देता हूँ, इससे आपको ये चारों के चारों राज्य अच्छी तरीके से दिखाई दे जाएँगे। ठीक है? मैं आपको मैप के माध्यम से लेके चलता हूँ। म्यांमार या बर्मा, जिसका पुराना नाम है बर्मा। अब म्यांमार से लगे हुए इंडिया के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। अनाममी एक ट्रिक है, अनाममी। इस सबने पढ़ी होगी जो बच्चा तैयारी करता है। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ना फॉर नागालैंड, मैं फॉर मणिपुर और मी फॉर मिजोरम। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैगी नॉट रेखा या मैगी नॉट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगी नॉट रेखा। मैं पहले आपको फ्रांस और जर्मनी का मैप दिखा देता हूं, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। मैं मैप की तरफ बढ़ता हूं। यूरोप का मैप देखो, यूरोप के 2 देश, एक आपका फ्रांस है और एक आपका जर्मनी है। और फ्रांस और जर्मनी के ही जो बीच रेखा है, उसी का नाम मैगी नॉट रेखा है, मैगी नॉट लाइन। अब हम कुछ रेखाएं देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहे या पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है एक रेखा है आपकी, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक रेखा है आपकी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। ये पूरी तरीके से पूरे भारत के बीच नहीं है। यहाँ पे अपना एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अपने इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, उधर से चाइना है। मैजिनॉट रेखा किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी। जो आपसे क्वेश्चन पूछा था। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच। ऑर्डर नीस रेखा किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। यहां मैं आपको एक रेखा और बताना चाहता हूं, 49वीं रेखा या 49वीं समानांतर रेखा, ये आपकी यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा। और यहां तक एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, दिल्ली पुलिस 2011, 3 बीघा कॉरिडोर इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश। यहां तक कि आपसे 24वीं समानांतर रेखा के बारे में पूछता है, जो कि अब तथ्यात्मक इसकी खत्म हो गई है। ये भी आपकी जो है, ये आपकी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच थी। पाकिस्तान। ठीक है? यानी जो आपका कर्क रेखा है, इसी के थोड़े से ऊपर आती है 24वीं रेखा। और इसी पे थोड़ा-सा विवाद हो जाता है कभी-कभी इंडिया और पाकिस्तान का। लेकिन ये अभी तथ्य में कभी भी नहीं पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस-किस शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उपराष्ट्रपति, डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। देखो शपथ की चर्चा जो है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में की गई है शपथ।
अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की चर्चा भी अनुसूची 3 में ही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाकी 3 की चर्चा क्या संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब ये अनुसूची 3 में नहीं है, तो इनकी चर्चा कहाँ है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 60। उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेते हैं और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं। ये 3 ऐसे पद हैं जिनकी चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है, क्योंकि इनके लिए स्पेशल एक आर्टिकल बनाया गया है, अनुच्छेद बनाया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन की गरिमा समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारत का सबसे पुराना एल्यूमीनियम रिफाइनरी संयंत्र है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, दामन जोड़ी संयंत्र, मूरी एल्यूमिना संयंत्र, मैटूर संयंत्र या बेलगाम संयंत्र। तो अब आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूरी एल्यूमिना संयंत्र। मूरी एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में। और किसने की थी? भारतीय एल्यूमिनियम लिमिटेड। भारतीय एल्यूमिनियम लिमिटेड। लिमिटेड यानी इंडाल, उस समय ये था इंडाल, INDAL। फिर बाद में मूरी एल्यूमिना संयंत्र का 2005 में विलय कर दिया। कब? 2005 में। किसके साथ? इसका कर दिया हिंडाल के साथ। हिंडाल्को जिसे बोलते हैं, हिंडाल्को। यानी 2005 में हिंडाल्को ने इसका अधिग्रहण कर लिया। किसने? हिंडाल्को ने। हिंडाल्को। ये मूरी एल्यूमिना संयंत्र है कहां? तो यह है आपका झारखंड में। झारखंड। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ये किस नदी के किनारे है? तो मूरी एल्यूमिना संयंत्र तो आपकी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पर्यावरण से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय की रूपरेखा, जिसे UNFCCC, निम्न में से किस बैठक का प्रतिफल है? UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी ये क्लाइमेट चेंज पर कार्य करता है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि UNFC की स्थापना इनमें से किस बैठक में हुई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या आपका क्योटो प्रोटोकॉल। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रियो शिखर सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। रियो शिखर सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन ये कब हुआ था? ये रियो शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। इस रियो शिखर सम्मेलन को ही आपका पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन। और रियो शिखर सम्मेलन में रियो कहां पड़ता है? तो रियो आपको पड़ता है, ये पड़ता है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। अब ये जो 1992 में रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, तो इसके 2 उद्देश्य थे भाई। पहला था वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना। पहला था आपका वैश्विक पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना। जो वैश्विक पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्या थी, पर्यावरण संबंधी समस्या, ये लिख देते हैं, संबंधी समस्या पर ध्यान केंद्रित करना। समस्या पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा इसका क्या था? आपका सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास, सतत विकास को बढ़ावा। आपको पता है कि मैंने कल आपको बताया कि सतत विकास क्या होता है? सतत विकास का अर्थ होता है पर्यावरण का संरक्षण करते हुए विकास, अर्थात पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और आपका विकास भी होता रहे। और मैं थोड़ी सी और व्यापक डेफिनेशन कहूं तो जो आगे आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचे होने चाहिए। और इसी 1992 की जो आपकी परिकल्पना थी, जो आपका रियो सम्मेलन हुआ था या आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसी में आपके UNFCCC की स्थापना देखने को मिलती है। और UNFCCC की स्थापना करने के 2 उद्देश्य थे। एक तो आपके जो ग्रीन हाउस गैसें थी, ग्रीन हाउस गैसें उसका उत्सर्जन कम हो। दूसरा जो आपके जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन अर्थात जो आपका क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पूछ रहा है रियो सम्मेलन से संबंधित, कि रियो सम्मेलन में ही एक शब्द आया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 अर्थात जो 21वीं सदी होगी वो हमारी कैसी होगी? और एजेंडा 21 का संबंध आपका सतत विकास से है। सतत विकास अर्थात 21वीं सदी में जो हम
संसाधन लेके जाएँगे, वो संसाधन कैसे होंगे अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करते हुए जो विकास करेंगे, तो हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा पर्यावरण तो सुरक्षित रहे, लेकिन हमारा विकास होता रहे, ठीक है? यहीं पर याद कीजिए 1992 में आपकी जैव विविधता संधि भी हुई थी। जैव विविधता विविधता संधि। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो था हमारा ये था, इसका राइट आंसर होगा रियो शिखर सम्मेलन। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें आपको कल ही बता चुका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये आपका ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है, ओजोन डिप्लेशन। और ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर के लिए इसलिए ही विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस के रूप में इसलिए ही ये मनाया जाता है। ये जो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है। ये 1972 में ये सबसे पहला विश्व का पहला सम्मेलन था जो पर्यावरण मुद्दों पर था। जो पर्यावरण मुद्दों पर था, ये विश्व का पहला सम्मेलन था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। और आपको पता है कि 5 जून की परिकल्पना यहीं से आती है, जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी। और यहीं से स्टॉकहोम सम्मेलन में ही 1972 में 1972 में एक यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय आपका होता है नैरोबी। और नैरोबी आपको पता है ये केन्या की राजधानी है, केन्या। ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में होता है। क्योटो आपका जापान का शहर है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का उसका उद्देश्य था, या मैं कह सकता हूं कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के लिए मदद करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है बॉडी में? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। आपने सोच लिया होगा तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। आपको पता है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आपके पानी में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील होगा के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और जो जल में विटामिन घुलनशील होगा वो होगा विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी बाद में देखेंगे उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाली बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या किरचॉफ का नियम? आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आपको पता है कि जो 3 नियम दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे और न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया पुस्तक में ही न्यूटन ने ये नियम दिए थे। और न्यूटन का जो नियम है तीसरा वो है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यानी अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो तो आपको उसके बदले में प्रतिक्रिया मिलेगी। अगर आप दीवार में अगर आप मुक्का मार रहे हो तो दीवार की तरफ से भी आपको एक फोर्स देखने को मिलेगा, जो कि जिसमें आपके हाथ में दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसी नियम पर काम करता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरे नियम से ही हमें जो एफ बराबर एम में जो बल का सूत्र है, वो प्राप्त होता है। और इसी नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। देखो न्यूटन का दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम है, लेकिन तीसरा जो नियम है वो क्या है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगे। न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है? जैसे मान लो एक क्रिकेटर है, अगर क्रिकेटर अपने बैट से ये एक छक्का मारने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक क्रिकेटर और है और ये बाउंड्री के पास में खड़ा है और ये आती हुई बॉल को एकदम से कैच लेता है। जब ये बॉल को कैच लेता है तो थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा सा हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। हाथ को पीछे खींचने से क्या है कि उसको टाइम मिल जाता है, और टाइम मिल जाता है तो इसमें क्या है, इसमें फोर्स कम लगता है। आपको पता है कि जो टाइम होता है, टाइम 1/f होता है। अगर आपका टाइम बढ़ेगा तो आपका फोर्स इसमें कम लगेगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो आपका टाइम कम लगेगा। ये मैं आपको चीजें फिजिक्स की क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है? और जो न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का पहला नियम, इससे अपनी बल की परिभाषा इसी से मिलती है कि बल क्या है। बल की परिभाषा मिलती है इसी से। और इसी नियम को गैलीलियो और इसी नियम को आपका जड़त्व का नियम कहते हैं। ये कहता है कि जो चीज विराम अवस्था में रहेगी, जो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। और किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ का नियम यह है कि जो खुरदरी और काली चीज होती है वो अंधेरे में ज्यादा चमकती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का हमारा होमवर्क होने वाला है और होमवर्क आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है और जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो बीड़ी बनाने के लिए कौन से पौधे का प्रयोग किया जाता है, किसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर आप लोगों ने बताया नहीं है, लेकिन उसका आंसर आपका तेंदू। तेंदू
आई होप मेरे द्वारा जो आपको ये लेक्चर लिया जा रहा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरे द्वारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हो। बाकी अगर कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई भी सुधार चाहते हैं, कोई भी अगर आप सुधार चाहते हैं, तो भाई आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।